बीसवीं सदी से 21वीं सदी तक की यात्रा भारतीय समाज में काफ़ी बदलाव ला गया। यह वह दौर था जब हमने विकास के रास्ते को एकमात्र रास्ता मान लिया था। विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में यह दौर उदारीकरण का दौर भी रहा। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। तो आपको पता ही है उस समय इस प्रकार के कई टर्म्स प्रचलन में आए, जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, ओपन मार्केट, फ्री एक्सेस। इस प्रकार के कई शब्दावली उस समय अंतरिक्ष में घूम रहे थे। अब इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री मार्केट, ओपन एक्सेस, इन सब का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम क्या हुआ? 21st सेंचुरी तक आते आते हमारे देश में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों, मॉलों की एक भरमार सी उठ खड़ी हुई। मॉल संस्कृति हमारी संस्कृति सी बन गई। पूरा विश्व एक बाजार बन गया। सब कुछ बाजार केंद्रित हो गया। अब हुआ क्या? ये जो मॉडर्नाइजेशन अथवा जो आधुनिकीकरण है, उसकी आड़ में भारतीय संस्कृति मानो छूटती गई। समाज में वैसे भी अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई थी वो और बड़ी हो गई। एक तरफ तो पूरा का पूरा बाजार बच्चों को केंद्र में रखकर निर्मित हो रहा था। सरकार ने हम दो हमारे दो लागू किए और जनता एक कदम और आगे बढ़कर हम दो हमारे एक की सोचने लगी और इस एक या दो को केंद्र में रखकर पूरा बाजार ही खड़ा हो गया। कहा जाता है कि बच्चा देश का भविष्य होता है, लेकिन उस बच्चे का क्या जिसका अपना ही कोई भविष्य नहीं, जो गरीबी की गोद में भूखा ही सो जाने को मजबूर हो, जिसे इस प्रकार की सुविधाएं नहीं। देखिए, इस प्रकार की तमाम सुविधाएं जिस बच्चे को नहीं, उसके भविष्य का क्या? जो कंटीले बबूल के पेड़ के नीचे सोने को मजबूर हो। इसी सोते हुए बच्चे को बिंब बनाकर एक इमेज के रूप में क्रिएट करके आज की वैज्ञानिक उपलब्धियों और विकास पर खुश होने वालों को चेतावनी देते हुए कवि केदारनाथ सिंह जी ने यह कविता लिखी, बबूल के नीचे सोता बच्चा। देखिए, ये जो बच्चा है, एक बच्चे की बात नहीं है। ये उन तमाम गरीब बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो भूखे सोने के लिए मजबूर है, जो गरीबी के कारण बेघर हैं। देखिए, ऐसे कई बच्चे आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। तो ये 21st सेंचुरी की शुरुआत में भारत की एक अवस्था थी। ये एक तरफ तो कवि देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल उठ खड़े हो रहे हैं और स्पेस सेंटर्स हैं जहां बहुत से तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी है। एक तरफ तो शॉपिंग मॉल से जो निकलते हैं उनके हाथों में इतना सारा सामान होता है और दूसरी तरफ बेचारा भूख से सोता हुआ बच्चा है जो बबूल के पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर है, या फिर बेघर है, या फिर सड़क के किनारे सो रहा है। तो इस प्रकार की जो गरीबी को जब कवि देखते हैं तो उनके मन में जो चीत्कार उठ खड़ी होती है वही तो कविता के रूप में सामने आती है। और वही ये कविता है, बबूल के नीचे सोता बच्चा। एक छोटी सी कविता है लेकिन काफ़ी अर्थपूर्ण है। तो जाते हैं सीधे कविता की ओर। बबूल के नीचे एक बच्चा सो रहा है, एक बासी रोटी, एक टिन का डिब्बा, एक खाली टोकरी सो रही है बबूल के नीचे। देखिए, बबूल के नीचे क्या क्या है। देखिए, इमेज देखिए कैसे वो बिंब क्रिएट कर रहे हैं। एक तो बबूल का पेड़ है। बबूल का पेड़ आपको पता है कंटीला होता है, उसके नीचे ज़्यादा छाया भी नहीं होती, कंटीलेदार पेड़ होता है, लेकिन कहा जाता है बबूल का पेड़ काफ़ी शुभ होता है। अच्छा, ये जो बबूल का पेड़ है इसकी भी एक विशेषता है। इसे लोकल भाषा में कीकर भी कहा जाता है और पुरानी मान्यता के अनुसार इस पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसकी पूजा भी की जाती थी और इसे काटना पाप माना जाता था और जिस जगह यह पेड़ होता वह जगह अत्यंत शुभ मानी जाती है। जिस घर में यह पेड़ होता है वह घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, ऐसी मान्यता थी। ओके।
और वैसे भी इस पेड़ की कुछ विशेषताएं मैं बता दूं। एक और विशेषता, इसकी खास विशेषता तो यह है, जो साइंटिफिक विशेषता है, इसकी जो पतली टहनियाँ हैं उसे दातून के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। डेंटल हाइजीन के लिए ये जो टहनियाँ हैं बबूल की, काफ़ी औषधीय गुण वाला है। और इसमें एक गोंद निकलता है, इसके तने से एक गोंद जैसा कुछ निकलता है, वो भी काफ़ी औषधीय गुणों का है। तो मेडिसिनल वैल्यू का तो है ही ये पेड़। ऊपर से ऐसी भी मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु का वास इसमें है और जहाँ ये रहता है वहाँ धन धान्य से परिपूर्ण होगा। देखिए, उसी बबूल के वृक्ष को यहाँ इमेज बनाकर केदारनाथ जी उसका उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, बबूल के नीचे एक बच्चा सो रहा है, एक बासी रोटी, एक टिन का डिब्बा, एक खाली टोकरी सो रही है। अब क्या क्या उसके पास है? खाली टोकरी है। देखिए, सभी दारिद्र्य या फिर गरीबी को दर्शाता है। एक खाली टोकरी है, एक टिन का डिब्बा है, शायद बच्चा खिलौना के रूप में उसका इस्तेमाल करता होगा, और एक बासी रोटी है। अब दूसरी तरफ देखिए कैसे बच्चे सो रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए कैसे बच्चे सो रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तो कवि ने ये देखा 21वीं सेंचुरी में, जब भारत कदम रखकर आगे बढ़ रहा था, तब ये फ़र्क देखा कि एक ही देश की जनता दो तरह से बढ़ गई है। एक का बच्चा ऐसे सो रहा है, एक का बच्चा ऐसे सो रहा है। एक के पास टिन का डिब्बा है, बासी रोटी है, टोकरी भी खाली है, और माँ क्या कर रही है? माँ अभी सोहनी में व्यस्त है। वो माँ जिसका होना इस समय बच्चे के पास नितांत आवश्यक है, मतलब कि बच्चे को थपकियाँ देना, उसे लोरियाँ गाकर सुनाना, वो माँ क्या कर रही है? वो माँ अभी सोहनी में व्यस्त है, वो अपनी मजदूरी कर रही है। सोहनी यानी क्या है? निराई का काम। निराई यानी जो खेती में जो काम होता है, जो घास निकालना या फिर जो क्लीनिंग करना, जो भी है, खेती से संबंधित जो भी काम है वो मजदूर है, वो गरीब है, वो बेबस है। वो चाह कर भी अपनी बच्ची के पास नहीं आ सकती, उसे काम पर लगा दिया गया है। तो बच्चा सो रहा है बबूल के नीचे। देखिए गर्मी तो होगी ही स्वाभाविक रूप से। बच्चा सो रहा है, बासी रोटी पड़ी है और टिन का टोकरा पड़ा है। सभी ये दिखाते हैं कि खालीपन है, उसके जीवन में पूर्ण रूप से गरीबी है। यही कवि दिखाना चाहते हैं कि टोकरी खाली है, टिन का डिब्बा है, एक बासी रोटी है। तो इस प्रकार की कविताएं उस समय के सजग कवि लिखते गए। क्यों कवि ने ये देखा सोते हुए बच्चे को बिंब बनाकर? क्यों उन्होंने वैज्ञानिक उपलब्धियों और सो कॉल्ड विकास पर खुश होने वालों को चेतावनी दी? क्योंकि कवि दुखी था इस बात को देखकर कि एक तरफ तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, क्लोनिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बेचारा बच्चा, गरीब का बच्चा, बासी रोटी भी नसीब नहीं है, दूध भी नहीं है, सोने के लिए एक प्रॉपर जगह भी नहीं है। तो ये जो गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है वो कवि को दुखी कर गया। तभी केदारनाथ सिंह जैसे कवियों ने इस प्रकार की कविताएं लिखी, बबूल के नीचे सोता बच्चा। एक तरफ आप देखेंगे पूरा का पूरा कमरा चाइल्ड ओरिएंटेड है, अमीरों के घर का कमरा, या यहाँ तक कि दीवारों पर भी उनके हिसाब से पेंटिंग की जाती है। बच्चों के रूम में उसी प्रकार की पेंटिंग की जाती है। बेड देखिए, खिलौने देखिए, पूरा भरा पूरा कमरा है एक बच्चे के लिए। एक बच्चा जो परिवार का एक छोटा सा अंग है, उसके लिए एक पूरा का पूरा कमरा सजा हुआ है। और दूसरी तरफ क्या है? कंटीलेदार बबूल का पेड़ है, बासी रोटी है, खाली टोकरी है। ऊपर कांटे दे रहे थपकियाँ, नीचे नीचे माटी झुला रही है उसे। अब देखिए, इसे थपकियाँ कौन दे रहा है? इस बच्चे को थपकियाँ की ज़रूरत है। सोने से पहले हर एक बच्चा चाहता है कोई उसे थपकियाँ दे, कोई उसे प्यार से अपने से लगाए। और यहाँ थपकियाँ कौन दे रहा है? ऊपर कांटे दे रहे हैं, कांटेदार वृक्ष है बबूल, तो उसके कांटे थपकियाँ दे रहे हैं। देखो कैसे क्रिएट किया गया है इमेज, बिंब देखिए, कांटे थपकियाँ दे रहे हैं और नीचे नीचे माटी झुला रही है उसे। अब झूलने के लिए पालना नहीं है, झूलना नहीं है, तो इसे कौन? बेचारी माँ धरती ही इसकी माँ बन गई है। इसकी अपनी माँ तो वहाँ काम पर लगी हुई है, मजदूर है बेचारी, वो नहीं आ सकती अपनी बेटी के पास। उसके पास मैटरनिटी लीव भी नहीं है कि बेटे को देखे या बेटी को देखे।
उसके पास मैटर्निटी लीव भी नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिक्स है ही नहीं, तो वो अपने बच्चे के पास नहीं आ सकती। नीचे कौन झुला रही है उसे? माटी झुला रही है, माँ धरती झुला रही है। देखिए, बच्चा अभागा है क्योंकि एक गरीब माँ की कोख में जो जन्मा है, तो उसके लिए तो बासी रोटी, खाली टोकरी, टिन का डिब्बा, यही तो सब नसीब में है। देखिए कवि का आक्रोश देखिए ज़रा। कविता यूं आगे बढ़ती है, दिल्ली से कह दो, हरिकोटा से कह दो, दुनिया के सारे रडारों से कह दो, एक अभी अभी बना अंतरिक्ष यान सो रहा है बबूल के नीचे। देखिए किसे ललकार रहे हैं कवि? दिल्ली को ललकार रहे हैं। दिल्ली की विशेषता क्या है? मात्र एक जगह नहीं है दिल्ली। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, जहाँ बैठकर सत्ताधारी लोग हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे भविष्य को जहाँ चाहे वो मोड़ सकते हैं दिल्ली में बैठे वाले लोग। दिल्ली जो केंद्र है, जो सत्ता का केंद्र है, जो पावरफुल है, तो वहाँ के लोगों को और श्रीहरिकोटा के लोगों को, ये हरिकोटा कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा है। ISRO का एक लॉन्चिंग स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, तिरुपति में। वहाँ पे एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ISRO के कई स्पेस सेंटर्स हैं पूरे भारत में, कई जगह हैं, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली से कह दो, हरिकोटा से कह दो, दुनिया के सारे रडारों से कह दो, एक अभी अभी बना अंतरिक्ष यान सो रहा है बबूल के नीचे। देखो, पूरी देश अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत अंतरिक्ष यान में लगा रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में लगा रहा है, और दिल्ली अपनी पूरी सत्ता, अपनी पूरी पावर, अपनी आर्थिक सहायता इस प्रकार के काम में दे रही है। तो कवि देखते हैं कि एक बच्चा जो है, जो खुद एक अंतरिक्षयान बनने की क्षमता रख सकता है। हर एक बच्चा देश का भविष्य होता है। हम कहते हैं ना, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो ये जो बच्चा है, इसमें भी एक रॉकेट की शक्ति निहित है। अगर इसे प्रॉपर फैसिलिटी मिले, पहले दूध तो मिले, पहले सोने के लिए प्रॉपर जगह तो मिले, प्यार तो मिले, माँ का प्यार तो मिले, तब थपकियाँ मिलेगा, तब ये बच्चा बड़ा होगा, तब ये खुद एक अंतरिक्षयान बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है, कवि देखते हैं कि पूरा देश तो स्पेस सेंटर्स पर केंद्रित है, साइंटिफिक रिसर्चेस हो रहे हैं। अच्छी बात है, साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन जहाँ एक देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा भाग इस प्रकार मजबूर है कि रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक नेसेसिटी है, ये जब नहीं मिल रहा है, तो क्यों सत्ताधारी लोग विकास के नाम पर यूं भगदौड़ मचा रहे हैं? ये कवि समझ नहीं पाते बेचारे। तभी तो उनका पूरा का पूरा आक्रोश इस कविता में, इस छोटी सी कविता में, ये उनका अंतिम काव्य संग्रह। अच्छा, ये कविता जो है बबूल के नीचे सोता बच्चा, केदारनाथ सिंह जी की काव्य संग्रह सृष्टि पर पहरा से लिया गया है, जो उनका अंतिम काव्य संग्रह था और जो 2014 में पब्लिश हुआ। देखिए 2014 यानी 1947 को भारत इंडिपेंडेंट हुआ। देखिए इतने सालों बाद भी जिस देश की जनता का बच्चा भविष्य, जिस देश का भविष्य बबूल के पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर है, तो उस देश का कवि इस प्रकार की कविता लिखेगा नहीं तो और क्या लिखेगा? टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, देश इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन बेचारा बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, वो ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर है, उसे बबूल के कांटे थपकियाँ दे रहा है। देखिए उसे माँ धरती सुला रही है। तो ऐसे में कवि को लगता है इस स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा, जब हमारे देश का भविष्य, हमारा बच्चा जो खुद एक अंतरिक्षयान बनने की क्षमता रखता है, वो बेचारा इस प्रकार गरीबी में भूख से लाचार होकर एक खाली टोकरी के पास, एक खाली टिन के डिब्बे के पास, बासी रोटी के पास सोने के लिए मजबूर है। अब देखिए कविता का व्यंग्य कैसे अगले पद्यांश में कवि व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, नहीं नहीं अभी उल्टी गिनती शुरू मत करो, अभी उड़ने में देर है। देखिए स्पेस वाले हैं, अगर उनसे कह दिया कि यहाँ बबूल के नीचे एक अंतरिक्ष यान है जो अभी उड़ने को तैयार है, तो वो तो उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। जैसे देखते हैं ना हम लोग, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो 10, 9, 8, 7 उल्टी गिनते हैं। तो कवि कहते हैं भाई हमने तुमसे कह दिया कि बबूल के पेड़ के नीचे एक अभी अभी पैदा हुआ अंतरिक्ष यान सोया हुआ है, तो आप लोग कृपा करके उल्टी गिनती शुरू मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें अभी फ्यूल ही नहीं है, उड़ेगा कैसे? रॉकेट के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है।
अब ये बेचारा, इसको क्या है फ्यूल, बच्चे को दूध चाहिए। अब दूध है ही नहीं, बच्चा तो रो रो के सोया होगा, भूख के कारण रो रो के सोया होगा। क्यों? उसकी माँ कहाँ है? माँ व्यस्त है, मजदूरी करने में व्यस्त है। दूध अभी गर्म हो रहा है, लेकिन कहाँ? पसीने की आंच पर, गैस पर नहीं, स्टोव पर नहीं, पसीने की आंच पर। यानी कि माँ अभी काम करेगी, फिर 6 घंटे बाद कब मिलेगा उसे दूध? 6 घंटे बाद। बनिहारी अभी मिलेगी, कहा जाता है। देखिए, ऊपर से कहते हैं कि अभी मिलेगी दूध, अभी मिलेगी। गरीब माँ अपने बच्चे को यही तो कहती है कि बेटा अभी लाएं दूध, अभी मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? 6 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि 6 घंटे बाद ही तो उसकी अपनी मजदूरी मिलेगी, तब जाकर वो दूध खरीदेगी। तो इस प्रकार केदारनाथ जी की जो आक्रोश है, इसमें पूर्ण रूप से नजर आता है। उन्हें पता है कि दिल्ली वालों का और हरिकोटा वालों के वैज्ञानिकों का इस बच्चे पर तभी इंटरेस्ट जगेगा जब वे इसे अंतरिक्षयान के रूप में देखेंगे। मनुष्य की ज़रूरतों की ओर उनका ध्यान तो जाएगा ही नहीं। तभी कवि की जल्लाहट वे यूं व्यक्त करते हैं, दिल्ली से कह दो, हरिकोटा से कह दो, दुनिया के सारे रडारों से कह दो, एक अभी अभी बना अंतरिक्षयान सो रहा है बबूल के नीचे। तो कविता आपको समझ आ गई होगी। इसमें समझने की इस कविता को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आदमी संवेदनात्मक है वो समझ जाएगा इस कविता के भाव को, क्योंकि कवि केदारनाथ जी हमेशा प्रतिबद्ध रहे समय की सच्चाई को हमारे सामने पहुंचाने में। और ये कविता एकदम से स्पष्ट कर जाती है कि जितने भी आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, उसे हम चाहे कितने ही अच्छे अच्छे नाम से पुकारें, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमराइजेशन, लिबरलाइजेशन, जो भी हो, लेकिन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका तीखा असर पड़ा था, करारा असर पड़ा था। और वही आक्रोश इस छोटी सी कविता में दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो केदारनाथ जी की अधिकतर कविताओं में आर्थिक समस्या से जूझ रहे किसान, मजदूर एवं आम जनता की पीड़ा को ही दिखाया गया है। कविता का आस्वादन एक बार फिर हम कर लेते हैं। छोटी सी कविता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बबूल के नीचे एक बच्चा सो रहा है, एक बासी रोटी, एक टिन का डिब्बा, एक खाली टोकरी सो रही है बबूल के नीचे। माँ अभी सोहनी में व्यस्त है, ऊपर कांटे दे रहे थपकियाँ, नीचे माटी झुला रही है उसे। दिल्ली से कह दो, हरिकोटा से कह दो, दुनिया के सारे रडारों से कह दो, एक अभी अभी बना अंतरिक्षयान सो रहा है बबूल के नीचे। नहीं, अभी उल्टी गिनती शुरू मत करो, अभी उड़ने में देर है। माँ अभी व्यस्त है सोहनी में, दूध अभी गर्म हो रहा है पसीने की आंच पर, बनिहारी अभी मिलेगी 6 घंटे बाद। अब ये जो बच्चा है, जिसे कवि ने अंतरिक्षयान से उपमित किया है, इसे उड़ने में अभी देरी है, क्योंकि माँ मजदूरी पर गई है, मजदूरी के बाद उसे मजूरी मिलेगी और तब जाकर बच्चे को दूध मिलेगा, बच्चे में ऊर्जा आएगी और तब जाकर ये अंतरिक्षयान ठीक से खड़ा भी हो पाएगा। अब तो ये सो रहा है, अभी तो ये सो रहा है, रो रो कर सो गया होगा, दूध के लिए रोया होगा, ज़रूर रोया होगा और सो गया है। तो ये थी कविता केदारनाथ सिंह जी की बबूल के नीचे सोता बच्चा। कवि के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, अकाल में सारस, ये सब काफ़ी फेमस है। अकाल में सारस सूखे पर लिखा गया है, फैमिन पर, काफ़ी फेमस है। इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और केरल के कुमारनाशान पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए। इसके मलयालम वर्जन के साथ मैं शीघ्र ही हाजिर होंगी। बाय।